हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। इससे पहले हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किया था। अगर आप लोगों ने अब तक उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में क्या होता है, अगर हम इसके नाम को ही देखें कि ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनो वर्ड आया है, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक पार्ट है, अल्काइल एराइल जो भी पार्ट हो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साथ में सल्फर लिखा हुआ है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सल्फर भी होता है उन्हें हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन एटम कार्बन होता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और सल्फर के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स। जैसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, उन्हें ऑर्गेनो मेटालिक बोलते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और सल्फर के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो। तो ये कंपाउंड्स या ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जिन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन होती है उनके एनालोगस होते हैं, या कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर आर एनालोगस टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स की हम बात करें, जैसे अल्कोहल है ROH, हम वेल नोन कंपाउंड है, अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। तो हम अगर अल्कोहल में ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर दें सल्फर से सॉरी, ऑक्सीजन की जगह हम यहाँ पे सल्फर लिख दें तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ गया, सिर्फ सल्फर आया है। तो ये अल्कोहल था और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं थायोल। अनदर कंपाउंड हम लेते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ईथर ROR, ये भी वेल नोन कंपाउंड है, अच्छे से जानते हैं हम इसके बारे में। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं सल्फर से तो ये बन जाएगा RSR और इस कंपाउंड का नाम होगा थायोईथर। सल्फर कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर हम थायो वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज़ होता है। अल्कोहल के एनालोगस कंपाउंड थायोल हैं और ईथर के एनालोगस कंपाउंड थायोईथर है। और ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर आर एनालोगस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर देखने में तो हमें लग रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है और इनकी केमिकल रिएक्शंस भी क्वाइट सिमिलर होती हैं। अब हम यहाँ पर देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इन कंपाउंड्स में सिर्फ ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फर है, तो इनकी जितनी प्रॉपर्टीज में या रिएक्शन वगैरह में जो भी डिफरेंस आएगा वो ऑक्सीजन और सल्फर की वजह से ही आएगा, कि ऑक्सीजन और सल्फर में जो डिफरेंस है। ऑक्सीजन की हम बात करें, ये आता है सेकंड सेल में, और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे थर्ड सेल में आता है सल्फर। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल सेम होते हैं, इसी वजह से इनकी रिएक्शंस वगैरह भी काफ़ी सिमिलर होती हैं। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो सल्फर थर्ड सेल में है, सल्फर की साइज़ ऑक्सीजन की साइज़ से बड़ी होती है, और इस वजह से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन में, जिनके अंदर मतलब ऑक्सीजन वाले कंपाउंड तो वो होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर दें सल्फर से तो वो वाले कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं हम वो देखते हैं। एक कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये वेल नोन कंपाउंड है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे है तो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और इनको हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं। अगर सेम इनके एनालोगस हम सल्फर का ऐसे कंपाउंड्स की बात करें जिसमें कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कॉमनली नॉन कंपाउंड्स नहीं है। इसका रीज़न क्या होगा, ये वाले कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ये तो वेल नोन कंपाउंड्स हैं, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इसका रीज़न भी यही है कि सल्फर की साइज़ काफ़ी बड़ी है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन में हम बात करें, इसमें भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल वो 2p ऑर्बिटल है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन में भी क्या है 2p। तो 2p ऑर्बिटल की सिमिलर साइज़ है, इसी वजह से इनके बीच में साइड भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो 2p ऑर्बिटल में है और सल्फर में 3p ऑर्बिटल में है, तो इनकी साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है, सल्फर की साइज़ बड़ी है, और जब साइज़ बड़ी होती है तो उनके बीच में जो साइड वे ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती, परफेक्टली नहीं होती है, इसी वजह से कार्बन और सल्फर के बीच में पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो सल्फर
मेनली ना तो वो 2p3p पाई बॉन्ड बनाती है, जैसे 2p3p कार्बन और सल्फर के हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, और ना ही इन कंपाउंड्स जैसे भी मान लो कि सल्फर के अंदर 3p पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है। 2p3p पाई बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है और 3p3p पाई बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है। अब ये 3p3p पाई बॉन्डिंग क्या होती है? अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2, स्ट्रक्चर भी हमें अच्छे से पता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आप लोगों ने कहीं देखा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, कहीं ऐसा पढ़ा हुआ हो H2। तो ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है S8, और ये एक साइक्लिक फॉर्म होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं। तो सल्फर खुद के साथ, ये मान लो कि जैसे दो ऑक्सीजन एटम थे, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड हो गया, लेकिन सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ये वाली भी, ये अगर सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? इस सल्फर का भी 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो और इस सल्फर का भी 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, लेकिन ऐसे बॉन्डिंग भी नहीं होती है। इसी वजह से सल्फर, ये मान लो सिर्फ साइज की वजह से ही ये वाली बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो सल्फर में ना तो 2p3p बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है और ना ही 3p3p पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये रीजन है कि कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड, जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता है वो वाले कंपाउंड्स कॉमनली नॉन कंपाउंड नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, जितने भी आप लोगों ने अब तक स्टडी की है, चाहे वो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट हो आपके, सब में एक्सेप्शंस होते हैं। इवन रियल लाइफ में भी एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है। तो चलो देखते हैं कि कौन से कंपाउंड्स हैं ऐसे जिनमें कार्बन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल है और वो किस वजह से पॉसिबल है। तो एक कंपाउंड हम पढ़ते आ रहे हैं, अमाइड। अमाइड क्या होते हैं? कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप होता है और साथ में NH2 होता है। इनको हम अमाइड बोलते हैं या फिर हम इन्हें कार्बामाइड भी बोल सकते हैं। अमाइड या कार्बामाइड दोनों ही बोल देते हैं। तो इसका जो एनालोगस कंपाउंड होता है, हम इस ऑक्सीजन की जगह अगर हम सल्फर लेके चलें, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर NH2, ये वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर भी कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड है, एग्जिस्ट करते हैं, और इनका नाम होता है थायोकार्बामाइड। अब इनका, इसके पीछे रीजन क्या है? हम अब तक तो मतलब जो भी हमने स्टडी किया था कि कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन कंपाउंड्स में क्या रीजन है कि कार्बन और सल्फर का जो डबल बॉन्ड है वो स्टेबल है। तो इसमें क्या है कि ये कंपाउंड जैसा हमें दिख रहा है सिंपल, सिर्फ इसका यही एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, और हम वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये इधर डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और जो कार्बन सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के पास आ गए। ये बन गया इधर से कार्बन, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर कार्बन का नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड हो गया है, NH2 है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इवन चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, तो ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो जो थायोकार्बामाइड था उसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो इस स्ट्रक्चर का भी है, और इसमें क्या है, कार्बन और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो थायोकार्बामाइड में एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कार्बन सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इस वजह से थायोकार्बामाइड में कार्बन और सल्फर के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें कम्प्लीटली 100% डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन और सल्फर के बीच में, कुछ परसेंट कम है, मतलब ये एक बार कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। इसी वजह से थायोकार्बामाइड एग्जिस्ट करते हैं और हम इनकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था रीजन। अब कुछ और कंपाउंड्स भी हैं जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है।
सल्फर में क्या होगा, सल्फर का तो फिर से वही 3p ऑर्बिटल से होते हैं, और ऑक्सीजन में भी हमें पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है। तो सल्फर और ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड हैं, अगर हम इनका एग्जाम्पल लें, सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोन या बेंजोइक सल्फोनिक एसिड की हम बात कर लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, जिसके साथ में मतलब हमें ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाना होता है, वहाँ पर हम SO3H ये वाला ग्रुप लगा देते हैं। इससे जो पहले वाला चैप्टर हमने किया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा की हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी सल्फोनेशन रिएक्शन तो हमेशा की ही है हमने, चाहे और कोई रिएक्शन हो ना हो, नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये वाले रिएक्शन तो हमने सभी कंपाउंड्स में किए हैं। तो सल्फोनेशन में जो ग्रुप लगता था वो क्या था, यही था SO3H ग्रुप। और इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो इसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये सल्फोनिक एसिड हो गया जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एक सल्फोक्साइड होते हैं। सल्फोक्साइड में क्या होते हैं, ये सल्फर है, दोनों तरफ सल्फर से दो तो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, और एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, जैसे डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ये वाला वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शंस वगैरह में यूज़ करते हैं हम DMSO। तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इन जो सल्फोक्साइड होते हैं इनमें भी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड का क्या रीजन है, थोड़ा सा बता देती हूँ अभी, बाकी जब हम इस मेन सल्फोनिक एसिड टॉपिक को करेंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे उस टाइम डीपली बताएंगे। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड का रीजन क्या है कि सल्फर का 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्डिंग में, जो साइड में ओवरलैपिंग होती है, और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग है वो d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। नॉर्मल 3p मतलब p पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, यहाँ पे d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। और जैसे SO2, अगर हम इनकी बात ना करें, एक नॉर्मल कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका स्ट्रक्चर हम सबको पता है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। तो सल्फर डाइऑक्साइड में भी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड भी क्या है, d पाई p पाई बॉन्डिंग है वो भी। तो ये d पाई p पाई बॉन्डिंग हम करेंगे जब हम सल्फोनिक एसिड टॉपिक करेंगे। तो अभी आप सिर्फ मतलब जो एक्सेप्शनल केस है उसमें क्या था, एक तो कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड सिर्फ थायोकार्बामाइड में ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। दूसरा, सल्फर डबल बॉन्ड बनाता है या पाई बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और उसमें d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है। ये थी बेसिक सी बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज हम करेंगे थायोल और थायो ईथर का स्ट्रक्चर, उनके बारे में थोड़ी जनरल सी बातें करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं थायोल से। थायोल होता है RSH, जो अल्कोहल, और ये अल्कोहल के एनालोगस होता है। अगर अल्कोहल में ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर दें सल्फर से तो थायोल बन जाता है। थायोल को हम मरकैप्टेंस भी बोलते हैं। RSH इन्हीं कंपाउंड्स को मरकैप्टेंस बोलते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है, जब थायोल की हम रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ हम थायोल की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर मरकरी के ऑक्साइड बनते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा गलत भूल गई हूँ, ये सॉरी। अगर हम थायोल की रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ तो यहाँ पर मरकरी के सोल्ट बनेंगे। ऑक्साइड तो लेके चल रहे हैं, ऑक्साइड क्या बनेंगे इसके, मर्क्यूरिक सोल्ट। तो इसी वजह से जब थायोल मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मर्करी सोल्ट बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं मरकैप्टेंस। मरकैप्टेंस क्या होते हैं, ये वाला वर्ड आ गया है मर्करी के लिए, और जो कैप्टन वर्ड है इसका मतलब होता है कैप्चर, मतलब पकड़ लेना, कैच कर लेना। तो थायोल क्या करता है, मरकरी को कैप्चर कर लेता है और मरकरी के सोल्ट बना देता है, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं मरकैप्टेंस। एक और नाम भी है, हम थायोल्स को बोलते हैं हाइड्रोसल्फाइड्स। एक नाम तो फर्स्ट नाम इनका थायोल हो गया, दूसरा हम बोल सकते हैं इन्हें मरकैप्टेंस, और थर्ड वन हम इसे बोलते हैं हाइड्रोसल्फाइड्स। हाइड्रोसल्फाइड्स बोलने के पीछे क्या रीज़न है,
एक कंपाउंड होता है H2S, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोसल्फाइड नहीं बोलेंगे हम, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला तो लिख ही दिया, स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस कर दें, दोनों हाइड्रोजन सिमिलर हैं, किसी भी एक हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RSH। और थायोल, यही तो थायोल, हम यही तो फॉर्मूला करते आ रहे हैं कि RSH क्या होता है, थायोल। तो जो थायोल है इसको हाइड्रोसल्फाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड का अल्काइल डेरिवेटिव है। हाइड्रोजन सल्फाइड में एक हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन गया अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसी वजह से हम थायोल्स को बोलते हैं हाइड्रोसल्फाइड्स। अब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। ये तो बेसिक बातें थी कि हम इसको क्या क्या बोलते हैं, थायोल, मर्कैप्टन्स और हाइड्रोसल्फाइड, तीनों के नाम से हम इसे जान सकते हैं। तो जिस भी नाम से क्वेश्चन आए या मतलब कहीं भी जो भी बात आए आप पता लगा लेना कि हम थायोल की ही बात कर रहे हैं। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, नोमेनक्लेचर में क्या होगा, हम कॉमन नोमेनक्लेचर और IUPAC दोनों तरफ से नेमिंग करते हैं। तो थोड़ा बिल्कुल इजी है, पहले एक बार मैं कॉमन नोमेनक्लेचर बता देती हूँ। कॉमन में क्या होता है, जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है हम उसको, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी ग्रुप होगा हम अल्काइल वर्ड लिखेंगे। अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल मर्कैप्टन, ये नाम होगा। जो भी अल्काइल ग्रुप हो हम साथ में अल्काइल लगा देंगे, और मर्कैप्टन जब इन्हें बोलते हैं थायोल्स को मर्कैप्टन, तो कॉमन नोमेनक्लेचर में हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, CH3SH, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल मर्कैप्टन। अगर कोई और कंपाउंड जैसे इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, C2H5SH, तो इथाइल मर्कैप्टन। SH, ये देखो प्रोपाइल ग्रुप है लेकिन सेकंड कार्बन के साथ SH ग्रुप लगा हुआ है। अब 1 2 3 ये वाली नंबरिंग तो हम सिर्फ IUPAC नेमिंग में ही देते हैं। तो जब सेकेंडरी कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे हम आइसो वर्ड यूज करते हैं, जो नोमेनक्लेचर है कॉमन उसके अंदर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन्स हैं, प्रोपाइल तो हो गया, और सेकेंडरी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसी वजह से आइसो वर्ड आ गया, आइसोप्रोपाइल मर्कैप्टन। इस तरह से हम नेमिंग करेंगे इनकी कॉमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। और IUPAC के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही होगी। अल्कोहल में जो हम वर्ड यूज करते हैं लास्ट में OL, उसकी जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, थायोल। बस इतना सा ही डिफरेंस है और सब कुछ बिल्कुल सेम है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर OH होता है तो मिथेनॉल होता है, ये OL लगा देते, अब क्या होगा, मीथेन थायोल। अगर इस कंपाउंड की हम बात करें, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे होता तो हम इसको बोलते इथेनॉल, अब हम इसे बोलेंगे इथेन थायोल। सेम अगर हम इसकी बात करें तो इस बार IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, हम इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। तो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन 2 थायोल। इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे, IUPAC तो करनी है, अगर कॉमन नोमेनक्लेचर आपको समझ में आता है, इजी है बिल्कुल, ये भी कर लेना। चलो अब हम इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि थायोल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। एक और चीज़ है, जब थायोल हमने स्टार्टिंग में बोला है कि ये ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स के एनालोगस होते हैं, तो जितने भी हम ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स करेंगे इनका हम इनके एनालोगस जो कोरेस्पोंडिंग कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन वाले, उनके साथ कंपैरिजन भी करते चलेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ थायोल। हम सल्फर की बात करें, सल्फर का इलेक्ट्रो जो वैलेंस
सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक बार ओपन करके लिख देते हैं। 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से हम देखें सल्फर ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं और इन दो जो 3p ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इनमें एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो सिंगल बॉन्ड तो यहाँ से बन जाते हैं। लेकिन बॉन्डिंग से पहले हम क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कंपाउंड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड। 2 ऑर्बिटल्स में क्या है, लोन पेयर्स हैं और 2 में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या ये मान लो कि एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ और दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ये इसमें बॉन्डिंग है। तो एक तरफ हम दिखा देते हैं 2 लोन पेयर कार्बन और इधर हाइड्रोजन। ये हो गया। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। जब हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो भी लोन पेयर होते हैं उनको हम हटा देते हैं। जैसे अगर इन लोन पेयर्स को हम हटा दें तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हम लिखेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, बेंट स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाए कि थायोल में स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो बेंट स्ट्रक्चर होगा सल्फर के अराउंड। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल में होती है। तो जो बॉन्ड एंगल होंगे वो हम टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी करेंगे। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। और यहाँ पर हम बात करें कार्बन, ये R ग्रुप की जगह तो CH3 ले, मिथाइल इथाइल या जो भी ग्रुप लें, सल्फर की बॉन्डिंग कार्बन के साथ होती है तो CSH बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड होता है ये नियरली इक्वल होता है 100 डिग्री के। टेट्राहेड्रल में कितना था, 109.5 डिग्री और यहाँ पर है 100 डिग्री। तो ये टेट्राहेड्रल से काफ़ी कम है। इसके कम होने के पीछे क्या रीज़न है, अगर हम ये वाला बॉन्ड कम है इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई ना कोई बॉन्ड तो ज़्यादा है, क्योंकि ये तो जो एक्चुअल बॉन्ड होता है वो तो सेम होगा सब में। तो जो ये वाला बॉन्ड है ये इस टेट्राहेड्रल के बॉन्ड से ज़्यादा है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, हम लोग स्टडी करते हैं कि लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है। किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो यहाँ पर ये तो क्या है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इनके बीच में रिपल्सन लिस्ट होता है। इन दोनों के बीच में ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये क्या है, इधर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर लोन पेयर है, इनमें रिपल्सन इससे थोड़ा सा कम होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर तो दोनों ही बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर रिपल्सन और भी कम हो जाएगा। तो जब रिपल्सन कम हो रहा है तो ये वाले लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को थोड़ा सा इधर पुश कर रहे हैं। ये लोन पेयर क्या है, इसको थोड़ा सा इधर पुश करेगा तो इनके बीच में स्पेस कम रह जाएगा और इसी वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल एक्चुअल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम होता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें अल्कोहल के साथ, अल्कोहल ROH, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होता है, ऑक्सीजन और सल्फर का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2s और 2p, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। 2 लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास भी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक तरफ R और एक तरफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल है वो इस बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनमें ये नियरली इक्वल होता है 104 डिग्री के आसपास। टेट्राहेड्रल से तो ये अभी भी कम है। टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों है, रीज़न वही सेम होगा कि यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, तो इससे तो ये थोड़ा सा कम है, वही सेम रीज़न है। लेकिन थायोल से अल्कोहल में बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। अब देखो, हम सल्फर की बात करें, सल्फर में जो लोन पेयर हैं वो 3rd ऑर्बिटल में है, 3p ऑर्बिटल में है, और ऑक्सीजन में लोन पेयर 2p ऑर्बिटल्स में है। तो 3p ऑर्बिटल्स के जो लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं और ज़्यादा स्पेस की वजह से ये इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को और भी एक दूसरे के क्लोज ले आते हैं। ये मान लो कि इधर से और भी ज़्यादा पुश करते हैं, इनको रिपेल करते हैं।
और ऑक्सीजन में जो लोन पेयर हैं वो रिपेल तो करते हैं, लेकिन सल्फर के कंपैरिजन में कम रिपेल करते हैं इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर के बीच में गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड है इसको इस तरफ पुश करेगा और ये इस तरफ पुश करता है, लेकिन इसमें ये रिपल्सन कम है एज कम्पेयर टू दिस। इसका रीज़न सिर्फ सल्फर की साइज है, और यही रीज़न है कि बॉन्ड एंगल अल्कोहल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड एंगल इन थायोल। ये है स्ट्रक्चर थायोल का। थोड़े और भी हम इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर सोल्यूबिलिटी, वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो थायोल, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ, थायोल और अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम कि इनके बीच में बॉन्ड एंगल तो हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर और क्यों है ये डिफरेंस, ये सब कुछ। तो पहले हम चेक करेंगे सोल्यूबिलिटी इन वाटर। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो वाटर में सोल्यूबिलिटी के लिए एक मेन फैक्टर होता है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या है, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ थायोल की काफ़ी कम होती है, लेकिन अल्कोहल की में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसी वजह से ये वाटर में सोल्यूबल है। हम दूसरी बात, वाटर में सोल्यूबिलिटी अल्कोहल की ज़्यादा होगी, मोर सोल्यूबल। सेकेंड, अब सिर्फ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कार्बन और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी सिमिलर है। कार्बन की 2.5 होती है और इसकी 2.56 होती है, और सल्फर की 2.58 होती है। ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इसी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये कम पोलर बॉन्ड है, इसमें पोलैरिटी कम होती है, और पोलैरिटी कम होने की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट भी कम होगा, लेस डाइपोल मोमेंट। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो ये बॉन्ड ज़्यादा, पोलैरिटी इसकी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर पोलैरिटी थी लेस। अल्कोहल में पोलैरिटी है ज़्यादा, और पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा है। तो सोल्यूबिलिटी हमने चेक की, वाटर में सोल्यूबिलिटी अल्कोहल की ज़्यादा होती है, पोलैरिटी भी इसमें ज़्यादा होती है, और डाइपोल मोमेंट भी अल्कोहल में ही ज़्यादा होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, तो अल्कोहल, ये हमने ये तो चेक कर लिया कि वाटर के साथ तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन अल्कोहल के अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और इसी वजह से इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और थायोल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है, और अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब का डिस्कशन सिर्फ यही है कि अगर ऑक्सीजन में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से पोलैरिटी ज़्यादा होती है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यही रीज़न है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम सोल्यूबिलिटी ज़्यादा बता सकते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी थायोल, या ये मान लो कंपैरिजन था थायोल और अल्कोहल में। अब हम स्टडी करते हैं थायो ईथर की, और थायो ईथर और ईथर में जो भी डिफरेंसेस होंगे उनके बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं। थायो ईथर, जैसे ईथर होता है ROR, तो थायो ईथर हो जाएगा RSR। स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल सिर्फ थायो ईथर का ईथर के साथ ही सिमिलर नहीं स्ट्रक्चर, तो थायोल के साथ भी सेम होगा। डिफरेंस क्या था, सिर्फ यहाँ पर R की जगह हाइड्रोजन आ गया था। पहले हम नेमिंग की बात कर लेते हैं, इससे पहले एक बार स्ट्रक्चर बाद में स्टार्ट करेंगे। जैसे थायोल को हम मरकैप्टन बोलते हैं, या फिर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। उसी तरह से थायो ईथर को हम क्या बोलते हैं, डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर दोनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें R ग्रुप से, तो ये थायो ईथर बन जाएगा।
जैसे ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो थायोल बन गया था, दोनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे तो डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होते हैं, थायो ईथर। एक और नाम भी होता है इसका, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ थायोल। जो हमने अभी अभी टॉपिक किया है, अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ थायोल। थायोल क्या होते हैं, RSH। अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें R ग्रुप से तो ये क्या बन गया, RSR, थायो ईथर। तो थायो ईथर इज अल्काइल डेरिवेटिव, या तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो एक ही लिखेंगे हम, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ थायोल, और डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये है थायो ईथर। अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो जैसे ईथर में हम नेमिंग करते थे वैसे ही हम इसके अंदर नेमिंग करेंगे। डायरेक्ट एग्जांपल ही ले लेती हूँ मैं, CH3SCH3। अगर हम इसकी कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल मरकैप्टन, डाई मिथाइल सल्फाइड बोलेंगे हम यहाँ पर। मरकैप्टन तो सिर्फ थायोल के लिए ही होता था, उसका रीजन था कि हम थायोल को मरकैप्टन क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर सल्फर आ गया, डायरेक्ट हम लिखेंगे डाई मिथाइल सल्फाइड। अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC में हम ईथर को कैसे लिखते थे, अल्काइल अल्केन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्काइल थायो अल्केन। तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर ये तो चक्कर नहीं है कि कौन से ग्रुप को हम अल्काइल बोल रहे हैं, किस ग्रुप को हम अल्केन बोल रहे हैं, मिथाइल थायोमीथेन। अगर हमारे पास ये ग्रुप सिमिलर नहीं होते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3SC2H5। कॉमन नोमेनक्लेचर में तो क्या लिखेंगे हम, अल्फाबेटिकली होगा, इथाइल मिथाइल सल्फाइड। IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ग्रुप बड़ा होता है जिसमें ज़्यादा कार्बन्स होते हैं उसको हम मेन चेन कंसिडर करते हैं और उसको हम एज ए अल्केन यूज करेंगे। तो यहाँ पर छोटा ग्रुप ये है, जो भी छोटा ग्रुप होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसको हम अल्काइल एज ए अल्काइल ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हम इसको लेंगे मिथाइल, उसके बाद थायो और इथेन। ये थोड़ा सा स्पेस दे दिया है मैंने, बीच में स्पेस नहीं आएगा, कंटिन्यू लिखना है, मिथाइल थायो मिथेन। इस तरह से हम इनकी नेमिंग करेंगे। चलो एक दो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इथाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ हम ले लेते हैं ब्यूटाइल। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स इसमें है, इसको हम अल्केन एज ए अल्केन यूज करेंगे, और जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन्स है इसको हम अल्काइल की तरह लेके चलेंगे। तो ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल, फिर सल्फर की जगह पे आ गया थायो और ब्यूटेन। ये है इनकी नेमिंग। अगर अब स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने थायोल का डिस्कस किया था, फिर भी एक बार चलो लिख लेते हैं। रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सल्फर का देख लिया है क्या होता है, 3s2 3p4। 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया। इसमें भी क्या होगा, सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जो हाइब्रिडाइज्ड 4 ऑर्बिटल्स हैं उसमें ये वाले 2 ऑर्बिटल्स, ये मान लो कि यहाँ पर तो हमें अलग से दिख रहे हैं, जब हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे उनके अंदर 2 ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे, लोन पेयर, वो हम इधर दिखा देते हैं। और 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ। दोनों में ही सेम बॉन्डिंग हो गई है। तो सेम वही, अगर हम इसके बात करें कि स्ट्रक्चर शेप कैसी है, तो लोन पेयर को हटा देंगे शेप बताते हुए, तो इसकी भी शेप कैसी है, बेंट शेप है। बेंट बोल देते हैं या वी शेप भी बोल देते हैं हम इसे। अगर इसको रिवर्स करके देखेंगे तो ये वी की तरह लगेगा हमें, बेंट या वी शेप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बॉन्ड एंगल की। तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है नियरली इक्वल टू 105 डिग्री। ये तो आर ग्रुप पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा आर ग्रुप ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, बट नियरली इक्वल टू 105
जो थायोल में था 100 डिग्री, तो थायोल से थायो ईथर में ज़्यादा क्यों हो गया है? या फिर अगर हम दूसरा कंपैरिजन इसका ईथर के साथ लेके चलें तो ईथर का भी काफ़ी ज़्यादा होता है अल्कोहल से। ईथर में ये बॉन्ड एंगल होता है नियरली इक्वल टू 110 डिग्री, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल हमें पता है होता है 109.5 डिग्री। तो अब तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो लोन पेयर होते हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, और ये लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्डेड पेयर को एक दूसरे के क्लोज ले आते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, एक एक करके हम उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ईथर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि ईथर में ये वाला बॉन्ड एंगल अगर ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम होता तो हमें समझ आता था, इसका रीजन तो अच्छे से हम बता देते कि लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ये तो टेट्राहेड्रल एंगल से भी ज़्यादा हो गया है। तो इसका रीजन क्या है? इसमें क्या है, ये जो आर ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, और ये साइज बड़ी होने की वजह से जो इंटरनल रिपल्सन है इनके बीच में वो इन लोन पेयर वाला जो एक्सटर्नल रिपल्सन है इससे ज़्यादा हो जाता है। अल्काइल ग्रुप चाहे यहाँ पर आप मिथाइल कंसिडर कर लो, लेकिन ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, मतलब अल्कोहल के कंपैरिजन में, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और एक यहाँ पर मिथाइल इथाइल या जो भी ग्रुप आएगा आर ग्रुप आएगा, उसकी साइज बड़ी होने से इन दोनों आर ग्रुप के बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, और वो इस लोन पेयर रिपल्सन को भी ओवरकम कर देता है। इसी वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल वाले एंगल से भी थोड़ा सा बड़ा है। और सेम रीजन अप्लाई होता है कि ईथर में अल्कोहल के कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों होता है। अल्कोहल में बॉन्ड एंगल कितना था 104 डिग्री, और यहाँ पर है 110 डिग्री। तो इसमें भी सेम रीजन है कि वहाँ पर एक जगह हाइड्रोजन था और यहाँ पर आर ग्रुप है, आर में रिपल्सन ज़्यादा होता है। सेम लॉजिक अप्लाई होगा कि थायो ईथर में बॉन्ड एंगल थायोल से ज़्यादा क्यों होता है। थायोल में 100 डिग्री था और थायो ईथर में है 105 डिग्री। तो थायोल में भी क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे थायो ईथर में आर ग्रुप है और थायोल में हाइड्रोजन था। तो आर ग्रुप हाइड्रोजन से बड़ा होता है, तो यहाँ पर दोनों आर ग्रुप में रिपल्सन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और यही रीज़न है कि ईथर या फिर थायो ईथर में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल और थायोल। इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें कि जो ईथर है इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है थायो ईथर से, तो इसका बिल्कुल सेम वही रीजन होगा कि अल्कोहल में भी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है थायोल से। रीजन, थायो ईथर में सल्फर है, सल्फर के पास लोन पेयर थर्ड सेल में है और इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग से टॉपिक हो रहे हैं कि हम किस किस के बीच में कंपैरिजन करें, तो थोड़ा अच्छे से करना। चलो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं चारों चीज़ें। एक है हमारे पास थायोल, थायो ईथर, अल्कोहल और थायोल। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, अल्कोहल में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या है सल्फर है और सल्फर के लोन पेयर थर्ड सेल में होते हैं, इसलिए उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। सेम अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, थायोल की जगह हम ईथर लिखते हैं। अगर थायो ईथर और ईथर में हम कंपैरिजन करते हैं तो थायो ईथर में बॉन्ड एंगल कम होता है और ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। रीज़न सेम है कि यहाँ पर सल्फर है, सल्फर के पास दो लोन पेयर हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो सल्फर के लोन पेयर ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इसी वजह से उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है और उनका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इनके बीच में ऐसे तो हो गया कंपैरिजन। अगर हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं थायोल और थायो ईथर के बीच में, या फिर अल्कोहल और ईथर के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो थायोल और अल्कोहल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और इनमें दोनों ही अल्काइल ग्रुप होते हैं। ईथर या थायो ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो हाइड्रोजन छोटा होता है, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, और आर ग्रुप बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। तो ग्रुप जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो एक दूसरे को उतने ही ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो यही रीजन है कि थायो ईथर में दोनों आर ग्रुप के बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से इनमें बॉन्ड एंगल थायोल से ज़्यादा होता है। सेम लॉजिक अप्लाइज कि अल्कोहल में एक हाइड्रोजन होता है, ईथर में दोनों ही आर ग्रुप होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल
जो रिपल्सन होता है दोनों आर आर ग्रुप में वो ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो रिपल्सन कम होता है, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो इनके बीच में कंपैरिजन करें, थायोल से बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है अल्कोहल में। थायोल और थायो ईथर में कंपैरिजन करें तो थायो ईथर में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ इनमें ज़्यादा होता है। और अल्कोहल और ईथर का कंपैरिजन करें तो ईथर में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है ईथर में, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से भी ज़्यादा है, 110 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी रिएक्शन सिंथेसिस वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।